हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आर्म्स एकेडमी के चैनल पे। आज हम 11th फिक्स 12th इजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस जो हैं कई टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं और लगभग हर 1-2 साल से एग्जाम में मिलता ही है। तो बैक बॉन्डिंग क्या है? बैक बॉन्डिंग अगर मैं सिंपल मीनिंग बोलूं तो बैक बॉन्डिंग एक है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में भी थोड़ा सा अलग है। क्या? पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर कोई भी दो एटम है जिसमें एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास में क्या हो, लोन पेयर, और उन दोनों एटम में से कम एक एटम, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक एटम जो है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। सेकंड पीरियड का होगा तो ऑर्बिटल बहुत पास पास मिलते हैं, जिससे ओवरलैपिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपको पता है पाई बॉन्ड है तो उसमें होता है कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो कोलेटरल ओवरलैपिंग जो है वो आसानी से हो पाएगी। तो बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ध्यान रखना है, वन एटम शुड बी हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, other atom having minimum one lone pair, and one atom should be present in second period। अगर सेकेंड पीरियड में है तो उनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकता है। अब सर बैक बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा? तो बैक बॉन्डिंग से जो भी मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उसमें चेंज आता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी बढ़ता है। इसके अलावा अगर बोला जाए कई बार मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज होता है तो उसका ज्योमेट्री भी चेंज होगा, ज्योमेट्री चेंज होगा तो बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा। इसके अलावा कई बार बैक बॉन्डिंग से उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर भी चेंज मिलता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं हम बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या है? पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। किन में मिलेगा? तो मिलेगा उनमें मिलेगा जिनमें वन एटम शुड बी प्रेजेंट इन वन एटम शुड बी हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। VO मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अदर एटम, जो दूसरा एटम उसके साथ में है, हैविंग मिनिमम वन लोन पेयर, उसमें एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। और जिनमें भी बॉन्डिंग मिल रहा है उनमें से एक एटम कम से कम किसका होना चाहिए? सेकंड पीरियड का। अब सेकंड पीरियड में जनरली आपको बैक बॉन्डिंग मिलेगा बोरॉन में, कार्बन में मिल सकता है। बोरॉन कार्बन मेनली ज्यादा आपको मिलेंगे। ओके, तो आपके सामने एग्जांपल है फर्स्ट BF3 में ज्यादा इनके क्वेश्चन मिले हैं। बोरॉन आपको पता है, बोरॉन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। ये होता है इसका ग्राउंड स्टेट में। अगर मैं इसको एनर्जी देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। तो भी यहां पर भी आप देख सकते हो बोरॉन में एक ऑर्बिटल क्या पड़ा है? वैकेंट। और फ्लोरीन के पास आपको पता है, फ्लोरीन आता है 9 पे, 1s2 2s2 2p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 में से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही यूज में आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यूज में नहीं आते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो जब एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो लोन पेयर देकर ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेशन। कौन सा? कोऑर्डिनेशन। और सिग्मा के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। तो ये आपके सामने पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है। और पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर बना है तो इससे क्या हुआ? बॉन्ड के नंबर इंक्रीज हुए तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है। इसके अलावा इसमें बोरॉन ने देखो कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3 4, कितने? 4 बॉन्ड।
4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया मतलब ये बोरॉन किसी से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी कम रखेगा। लोन पेयर जो लेते हैं वो होते हैं लेविस एसिड, तो इसका लेविस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ओके, बैक बॉन्डिंग से, क्योंकि फोर्थ बॉन्ड बन गया। अगर फोर्थ बॉन्ड नहीं बनता तो इसके पास भी बॉन्ड कितने होते हैं, 1 2 3, और 3 बॉन्ड होते तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और 6 होते तो ऑक्टेंट पूरा करने के लिए इसको लोन पेयर लेना पड़ता किसी से, और वो लेविस एसिड की तरफ बिहेव करता। तो बैक बॉन्डिंग से इसका लेविस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिक्रीज। ओके, बैक बॉन्डिंग जो होता है, बैक बॉन्डिंग के इनवर्स होता है लेविस स्ट्रेंथ। लेविस स्ट्रेंथ, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, मैं अभी बता भी दूंगा। एक तो यहां पे आ गया, यहां पे बैक बॉन्डिंग होने से क्या हो गया, इसके 4 बॉन्ड बन गए। 4 बॉन्ड बन गए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, मतलब ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया मतलब अब ये किसी से लोन पे लेने की नेचर कम रखेगा। ओके, ये बात है। तो ये बात ध्यान रखना। बैक बॉन्डिंग में एक बात और दोस्तों, बैक बॉन्डिंग अगर टॉप से बॉटम, जैसे अगर मान लो आपको बोला जाए BF3, BCl3, BBr3 और BI3, BF3 से BI3 आप जाओगे टॉप से बॉटम जाओगे तो BF3 में तो क्या है, जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल मतलब लोन पेयर वाला और वैकेंट, जहां ये लोन पेयर दे रहा है, दोनों ऑर्बिटल कौन से हैं, ये भी वैकेंट वाला 2p है और लोन पेयर वाला भी 2p है। तो ये ऑर्बिटल पास में होंगे तो ओवरलैपिंग क्या होगी, इजीली होगी। तो ये बॉन्ड जो है इजीली बनेगा, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। BCl3 में बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल है, बट जहां लोन पेयर है, लोन पेयर वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होने से यहाँ पे थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग कम होगा। और ऐसे जाते जाते अगर हम आयोडीन तक पहुँचेंगे तो ऐसा मिलेगा कि इसके पास, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, दूर होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो बैक बॉन्डिंग कम होगी। तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ BF3 से BI3, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होगी तो यहां पे सबसे लोवेस्ट बैक बॉन्डिंग होगी, तो बैक बॉन्डिंग कम होगी तो BI3 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। 3 बॉन्ड बना पाएगा मतलब उसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं होगा, तो मतलब उसमें लोन पे लेने की नेचर क्या होगी, हाई होगी। मतलब BF3 से BI3 बैक बॉन्डिंग होगा डिक्रीज। लेविस एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज। ये आप बोल सकते हो। ओके, मतलब लेविस स्ट्रेंथ जो है वो बैक बॉन्डिंग का क्या होगा, इनवर्स। एक बात और, यहां से एक ऑर्डर ये भी कई बार पूछ लिया जाता है बैक बॉन्डिंग का, ये ध्यान रखना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के कारण कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। तो ये जो है बोरॉन और फ्लोरीन, यहां पे बनेगा 2p पाई, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल भी है 2p वाला, और इसके लोन पेयर जिसमें है वो भी है 2p वाला, तो ये 2p पाई। ये हो जाएगा बोरॉन का 2p, लेकिन क्लोरीन का होगा 3p पाई, तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे हाई रहेगी। फिर बोरॉन का 2p पाई, बट ब्रोमीन के लोन पेयर होंगे 4p में, तो मतलब बात ये भी स्ट्रेंथ आपको पूछा जा सकता है। 2p पाई, 3p पाई, टॉप से बॉटम जाने पर ऑर्बिटल दूर होंगे तो ओवरलैपिंग कम होगा, तो स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज। ओके, बैक बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड बना, पाई, कौन सा, पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये वैकेंट था 2p, ये लोन पेयर वाला भी क्या था 2p, तो इसको ये भी बोल सकते हैं पाई बॉन्ड को 2p पाई। और इस बॉन्ड बनने से देखो, लोन पेयर इस फ्लोरीन के पास में भी है, लोन पेयर यहां पर भी है, और लोन पेयर है यहां पे भी है,
मतलब तीनों फ्लोरीन जो है वो बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो जब तीनों करते हैं, लेकिन बोरॉन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल एक ही है, तो एक टाइम पर एक एक फ्लोरीन ही बैक बॉन्डिंग करेगा। मतलब BF3 में टोटल बॉन्ड तो कितने बनेंगे? 4 4 1 2 3 4। और सराउंडिंग एटम जो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, क्योंकि तीनों के पास लोन पर है। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आएगा बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड का कितना आएगा? 4/3। और जब यहां पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे तो ऑक्टेंट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेंट पूरा हो जाएगा तो उसका लेविस एसिड बिहेवियर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से लेविस एसिड बिहेवियर क्या होगा? डिक्रीज। ओके, तो बैक बॉन्डिंग से ये चेंज मिलते हैं। इसके अलावा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या क्या चेंज होता है? तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या बढ़ा? बॉन्ड का नंबर बढ़ा। तो बॉन्ड का नंबर बढ़ा तो क्या बढ़ा? बॉन्ड ऑर्डर। एक यहां पे एक बात और बता सकता हूं, देखो अगर बोरॉन का एक मॉलिक्यूल और होता है, अगर आपने कभी देखा हो, F- के साथ फोर्थ वाला बॉन्ड BF4-, अब इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड, लेकिन सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4। तो यहां पे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें किसके बीच में? बोरॉन फ्लोरीन के बीच में, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। और सराउंडिंग एटम भी कितने हैं? 4। तो यहां पे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। जबकि अपन जो बैक बॉन्डिंग देख रहे हैं, बैक बॉन्डिंग में कितना आया था? बॉन्ड ऑर्डर 4/3। तो बात यही है कि बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीज, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। यहां पे ये भी देखते हो बैक बॉन्डिंग जहां पे नहीं है, यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि बोरॉन ने 4 के 4 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, सिग्मा। उससे अब बोरॉन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, भले ही इनके पास में लोन पेयर होंगे, तो बिना वैकेंट ऑर्बिटल के लोन पेयर कहां डालेंगे अपन? ओके, तो बस वही बात है, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो यहां पे 4 सिग्मा से ये मॉलिक्यूल होता है sp3 टेट्राहाइड्रल, जबकि जहां पे बैक बॉन्डिंग हुआ है वहां पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 है। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री एंगल। ओके, तो एंगल में चेंज मिलता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से देख लो इसका हाइब्रिडेशन क्या है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये sp2 है, जबकि वो बोरॉन का क्या है? sp3 है। यहां पे बोरॉन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन वो 4 बॉन्ड 4 सिग्मा है, और उसमें बैक बॉन्डिंग वाले में जो 4th बॉन्ड है वो है पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा। तो मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज मिलता है वो ये सारी बात कर रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज मिल सकता है। और हाइब्रिडाइजेशन जिसका चेंज होगा तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री चेंज मिलता है। sp2 का क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 का क्या होता है? टेट्राहाइड्रल। इसके अलावा एसिड बेस बिहेवियर, अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड के नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, तो लेविस एसिड बिहेवियर कम होगा। कई बार उल्टा भी हो सकता है, जैसे बेस बिहेवियर देखो यहां पे एक मॉलिक्यूल है ट्राई मिथाइल एमीन, 3 डिग्री एमीन है ये, और ये ट्राई सेलिल एमीन, मिथाइल की तरह सिलिकन ले लिया मैंने, सेलिल एमीन। इनमें पूछा जाएगा किसका बेसिक स्ट्रेंथ हाई है? तो यहां पे सिंपल बात ये ध्यान है, देखो मिथाइल में कार्बन है, कार्बन के पास एक S और 3 P, 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो 4 बॉन्ड तो कार्बन ने बना लिए, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 नाइट्रोजन के साथ। तो अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो बैक बॉन्डिंग यहां पे क्या हो गया? अब्सेंट। और बैक बॉन्डिंग अब्सेंट हो गया तो ये लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है फॉर डोनेशन। तो जो लोन पेयर देगा, जो लोन पेयर देता है वो क्या होता है? लेविस बेस।
बट अगर मैं यहां बोलूं ट्राई सेलिलैमिन, तो ये सिलिकॉन आ रहा है, सिलिकॉन आता है थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड वालों में वैकेंट होता है 3D, 3D में ये लोन पेयर देके बना लेगा पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, मतलब बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक बॉन्डिंग करेगा तो अब इसका लोन पेयर तो बैक बॉन्डिंग में चला गया। अब इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर देने के लिए नहीं है, तो इसका लेविस बेस बिहेवियर, लेविस बेस बिहेवियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तब उसका लेविस बेस बिहेवियर हाई रहेगा। तो बैक बॉन्डिंग जिसमें हो रहा है उसका बिहेवियर कम हो गया, तो मैंने अभी क्या बोला, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने से लेविस स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज, तो लेविस बेस बिहेवियर ज्यादा किसका है, ट्राईमिथाइलएमिन का। एक बात और गौर करो, यहां पे देखो, यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ, तो ये नाइट्रोजन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3, sp3 में ये कंडीशन होता है पायरामिडल, पायरामिडल, जबकि यहां पे ये पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा होने से ये होता है sp2, तो ये होता था ट्राइगोनल प्लेनर, तो बैक बॉन्डिंग होने से इसका ज्योमेट्री बदल गया, ये मैं आपको पीछे बोला था अभी। ओके, तो बैक बॉन्डिंग से देख लो लेविस बिहेवियर चेंज हो गया, लेविस बेस स्ट्रेंथ कम हो गया, क्योंकि इसका लोन पेयर चला गया बैक बॉन्डिंग में, तो अवेलेबल नहीं है, और उसका वहां बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो लोन पर अवेलेबल है तो वो लोन पर डोनेट करेगा, जो लोन पर डोनेट करते हैं वो लेविस बेस होते हैं। ओके, ये बात है। नेक्स्ट, कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें बैक बॉन्डिंग से वो प्लेनर हो जाते हैं, मतलब उनमें शायद हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है बेंजीन जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है, इसमें अगर आप देखोगे ना, तो यहां बोरॉन है या नाइट्रोजन है, तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर देके बनाएगा पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये लोन पेयर देकर बनाएगा पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये लोन पेयर देकर बनाएगा पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिससे इसमें पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आने से डबल सिंगल डबल मतलब साइक्लिक रेजोनेंस आ जाएगा, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ओके, इसके अलावा सारे ऑल बोरॉन एंड नाइट्रोजन देख लो sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, नाइट्रोजन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, all are sp2, all नाइट्रोजन एंड बोरॉन sp2, और sp2 जो होते हैं वो होते हैं प्लेनर, तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से होता है प्लेनर। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात यही है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से ये चेंज होते हैं, और बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को तो बढ़ाता ही है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ लेविस एसिड स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ, इनको भी चेंज कर रहा है। इसके अलावा आप देखो बॉन्ड ऑर्डर में चेंज होता है, इसके अलावा बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा, ज्योमेट्री में चेंज हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये सारे चेंज होते हैं। इसलिए बैक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक बॉन्डिंग किसी में भी होने के लिए दो एलिमेंट जिनके बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, दो एटम, उसमें एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर डोनेट करेगा तो कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेशन, पाई कोऑर्डिनेशन बने तो उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, और दोनों एटम में से कम एक होना चाहिए सेकंड पीरियड का, बिकॉज ऑर्बिटल पास में रहेंगे तो ओवरलैपिंग आसानी से होगी। ओके, तो ये बैक बॉन्डिंग में ये अपने था। इसके अलावा एक टॉपिक और अपन देख सकते हैं, यहां पे क्या देखते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हम देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट दो नाम से ही है, इनर्ट और कौन, पेयर, पेयर किसका, इलेक्ट्रॉन का।
इलेक्ट्रॉन का अगर पेयर इनर्ट रहता है तो उससे जो प्रॉपर्टीज में चेंज मिलता है उसको अपन बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा कहां कहां होता है? ऐसा होता है पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14 एंड 15th 13th, 14th एंड 15th में 13th में कौन एलिमेंट आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 14th में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। 15th में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जनरली ये इन पे देखा आता है 13th, 14th, 15th में पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP126 होता है। 13th है तो 13th का क्या होगा? 13th ग्रुप का होगा कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP1। 14th का हो जाएगा हमारे NH2NP2 और ये हो जाएगा NH2NP3। तो इनमें ये देखा आता है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली में सबसे लोअर एलिमेंट मतलब 6th पीरियड वाला, 6th पीरियड में कौन? एक तो थैलियम, लेड एंड बिस्मथ। इनके जो है NH2 इलेक्ट्रॉन, NH2 मतलब थैलियम है तो थैलियम का होगा 6H2, 6H2 6p1, 6H2 6p2, 6H2 6p3। तो ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तभी तो हम क्या बोलेंगे? इनर्ट। और इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर। तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से ये होगा कि टॉप टू बॉटम आने पर जो लोअर एलिमेंट थैलियम उसके NH2 6H2 वाले इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करेगा? ये NP1 मतलब 6p1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा तो चार्ज भी क्या आएगा? 1। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा +1, जबकि अपर एलिमेंट बोरॉन का मिलता है +3, एल्यूमिनियम का +3, गैलियम का +3, इंडियम का +3, बट थैलियम का +1 ज्यादा स्टेबल मिलता है +3 से। यहां पे +1 मोर स्टेबल देन +3। कार्बन फैमिली में भी, कार्बन फैमिली NH2NP2 तो ये NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिर्फ पार्टिसिपेट कौन करेंगे? NP2। मतलब ये जो नीचे वाला एलिमेंट है लेड के लिए जो है लेड का Pb+2 मोर स्टेबल मिला था Pb+4 से। और नाइट्रोजन फैमिली में सबसे लोअर आता है बिस्मथ। तो बिस्मथ में भी लास्ट में आता है 6H2 6p3। तो जब ये बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो सिर्फ बॉन्ड कौन बनाएंगे? 6p मतलब कितने हैं? 3। मतलब इनका भी +3 मोर स्टेबल होता है +5 से। अपर एलिमेंट में +5 भी मिलता है। तो बात ये है टॉप टू बॉटम जाने पर बॉटम वालों में 2 इलेक्ट्रॉन NH2 6H2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। that's why oxidation state are obtained less than 2 as compared to upper elements। अपर एलिमेंट का अगर +3 मिल रहा है तो इनका +1 मिलेगा। अपर एलिमेंट का +4 मिल रहा है, जैसे कार्बन सिलिकॉन का +4 मिल रहा है तो इनका +2 मिलेगा। और अपर एलिमेंट का अगर +5 मिल रहा है तो इनका +3 मिलेगा। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे किसमें? D और F में। तो D और F में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो D और F न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कम, जिससे Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। यहाँ पे Z इफेक्टिव बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन जो है Z इफेक्टिव बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन जो होता है उन इलेक्ट्रॉन का ऐसा बोलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इतनी क्या सफिशिएंट नहीं मिलती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड से अनपेयर्ड हो पाए। मतलब
जैसे अगर ये है, जैसे अगर मान लो ये थैलियम है, थैलियम का लास्ट में है 6s2 6p1, तो ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड। तो यहां से एनर्जी देते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाता है 6p में, और ये जाएगा तब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अनपेयर्ड। तो ये अनपेयर्ड नहीं हो पाते क्योंकि इतना एनर्जी नहीं मिल पाता कि 6s2 के इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड स्टेट में भेज पाए। इसलिए थैलियम जो होता है, थैलियम का +1 मोर स्टेबल टू +3। लेड है तो लेड का +2 मोर स्टेबल देन +4, और बिस्मथ का भी +3 मोर स्टेबल देन +5। ओके, तो बात ये इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर बोलते हैं इन पी ब्लॉक 13, 14 and 15 group, when we move top to bottom, then in lower elements like as thallium, lead and bismuth represent inertness of NH2 electron for bonding. That's why in thallium, lead and bismuth stable oxidation state are obtained less than 2 एज कंपेयर टू ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप का अगर +3 है तो इनका +1 मिलेगा, ग्रुप का +4 है तो इनका +2 मिलेगा, और ग्रुप का +5 है तो इनका +3 मिलेगा। ओके, इससे हम ये भी बात बोल सकते हैं, इससे हम ये भी बोलते हैं कि 13th, 14th एंड 15th ग्रुप में बोरॉन टू थैलियम, कार्बन टू लेड, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ये +3 है, ये +1, +4 है, +2, +5 है, +3। टॉप टू बॉटम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है? इंक्रीज। लोअर एलिमेंट जो है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जो खुद का क्या करते हैं? रिडक्शन। थैलियम जो है, थैलियम +3 बन भी जाएगा तो +3 वाला कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, मतलब खुद रिड्यूस होगा। जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टॉप से बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की प्रॉपर्टी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है टॉप टू बॉटम क्या होगी? इंक्रीज। ओके, ये बात हम बोल सकते हैं। लेड भी जो है, लेड भी अगर PbO2 है तो PbO2 टूट जाएगा PbO + O2 में, मतलब ये भी अपनी +4 से +2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो जो खुद का रिडक्शन करता है मतलब वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, बट इनके अलावा जो थैलियम के अलावा जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, इन चारों का ध्यान रखना, +3 मोर स्टेबल होगा +1 से, +3 मोर स्टेबल +1। कार्बन फैमिली में भी लेड को छोड़ दो, बाकी जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, इनका +4 मोर स्टेबल होता है +2 से। और नाइट्रोजन फैमिली में भी आप पूछते हो, बिस्मथ को छोड़ दो, बाकी जो भी एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनका +5 जो है मोर स्टेबल देन +3। ओके, तो लोअर एलिमेंट में मेनली जो 6th पीरियड वाला जो है उनमें इनर्टनेस मिलेगा NH2 इलेक्ट्रॉन का। दैट्स वाई टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज। टॉप से बॉटम जाने पर 13 ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, यहाँ +2 की इंक्रीज होगी, यहाँ +3 की इंक्रीज होगी, और डिक्रीज किसकी होगी? +3 की डिक्रीज होगी, +4 की डिक्रीज होगी, +5 की डिक्रीज होगी। ओके, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको इतना ध्यान रखना है।
इससे आगे और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।